आप देख रहे हैं 10 के दमदार ट्रेड्स। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर और शो की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। यूएस ईरान के टकराव से बाजार का सेंटिमेंट कमजोर, लेकिन निचले स्तरों से रिकवरी की कोशिश जारी। निफ्टी नीचे से करीब 100 पॉइंट चढ़कर 23,150 के करीब। उधर बैंक निफ्टी भी करीब 500 पॉइंट हुआ रिकवर। साथ ही मिड और स्मॉल कैप में भी नीचे से खरीदारी। खराब ग्लोबल सेंटीमेंट से आईटी में तगड़ी मुनाफा वसूली। निफ्टी आईटी इंडेक्स करीब 2.5% टूटा। मिड कैप शेयरों में भी सबसे ज्यादा पिटाई। परसिस्टेंट ओरेकल और कोफोर्ज में करीब 2% ज्यादा की गिरावट। उधर एचसीएल टेक, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा निफ्टी के टॉप लूजर्स में हुए शुमार। आईटी के बाद रियल्टी, पीएसयू बैंक और ऑटो में ज्यादा गिरावट। तीनों सेक्टर इंडेक्स ½ % फिसले। साथ ही कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और सीमेंट स्पेस में भी कमजोरी, लेकिन चुनिंदा फार्मा, प्राइवेट बैंक में रौनक। मजबूत आउटलुक और जेफरीज की बुलिश रिपोर्ट से भागा हुनासा। शेयर करीब 2% चढ़कर 52 हफ्तों की ऊंचाइयों पर पहुंचा। FY27 तक करीब 5500 करोड़ रुपए रेवेन्यू और 15% से ज्यादा एबिटा मार्जिन्स हासिल करने का लक्ष्य। कच्चे तेल में उछाल से ओएनजीसी में खरीदारी। शेयर मजबूती के साथ निफ्टी का टॉप गेनर बना। उधर ऑयल इंडिया भी मजबूत, लेकिन एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसी में 3% तक की कमजोरी। हमारा बेंचमार्क अब ये होना चाहिए कि बीते 12 वर्षों में जो स्पीड और स्केल हमारी रही है, उसको हम और अधिक बड़ा और व्यापक कैसे बना सकते हैं। पीएम का आने वाले दिनों में रिफॉर्म्स की रफ्तार और तेज करने का ऐलान। कहा 2047 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए पिछले 12 वर्षों के मुकाबले ज्यादा तेजी से होगी रिफॉर्म्स की रफ्तार। ग्रीन एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, डेटा सेंटर में हासिल करेंगे बड़े मुकाम। मेक इन इंडिया जहाज और प्लेन जल्द। स्वागत है आपका 10 के दमदार ट्रेड्स में। और 10 के दमदार ट्रेड्स में आशीष बहीती जी, प्रकाश गाबा सर पिछले शो से बने हुए हैं, विकास सालुंके जी और सच्चिदानंद भी अपने टॉप ट्रेड्स बताएंगे। और मार्केट आउटलुक पर एएसके हेज सॉल्यूशंस के वैभव संघवी से खास बातचीत करेंगे। मार्केट टेक्निकल्स पर कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान जी से भी चर्चा करेंगे। मार्केट लेकर आइए, मैं और वीरेंद्र जी रहेंगे आपके साथ इस शो में और रिकवरी की कोशिश में है। हालांकि अभी भी अगर आप देखें तो निफ्टी थोड़ा सा वॉलेटाइल होता हुआ, रिकवरी फेल होती हुई निफ्टी पे, लेकिन बैंक निफ्टी रखिएगा, यहाँ पर भी थोड़ी ऊपरी स्तरों से फिर से गिरावट देखने को मिल रही है। क्या भी फ्रेश व्यू वीरेंद्र जी? 1 घंटा हमने देख लिया निफ्टी बैंक निफ्टी को, रिकवरी कितनी टिकाऊ नजर आ रही है जिस तरीके से वॉलेटाइल हो रहा है आज का सेशन? देखिए श्रेया, अगर आपको रिकवरी को खेलना है, अगर आपको स्ट्रेंथ को खेलना है, मैं फिर कहूँगा इट्स बैंक एनबीएफसीज। और जिस पैच की मैंने बात की थी कि बैंक निफ्टी में 55,333 जाके थोड़ी सी टर्बुलेंस आएगी, गया उसी पैच को हिट करके 55,313 पे गया। उसके बाद लगभग 150 पॉइंट रिट्रेस हुआ। बट बैंक निफ्टी के लिए की फिगर है, जब तक आप 54,600-800 के ऊपर हैं, आपको यही करना है, इसी जोन में ट्रेड करना है। 54,600-800 नीचे और ऊपर की तरफ 55,300, 55,500 स्ट्रेंथ को अगर आपको प्ले करना है। मैं निफ्टी पे अभी भी कहूँगा श्रेया कि आप अगर ट्रेड लेना चाहते हैं मत लीजिए, निफ्टी को कंसोलिडेट करने दीजिए। निफ्टी अभी कंसोलिडेट करेगा और इस रेंज में ना ट्रेड करना बहुत आसान नहीं है। बट उपलब्धि यह है कि 23,067 नहीं टूट रहा है, उपलब्धि ये है। और आपकी विफलता यह है कि आप 23,300 को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। इट्स ए क्लासिकल रेंज बाउंड निफ्टी सेटअप। अवॉइड कीजिए डायरेक्शनल ट्रेड। अगर आपको डायरेक्शनल ट्रेड लेना भी है, रिस्क लेना भी है, कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, टेक ऑन लेन निफ्टी बैंक एंड बैंकिंग स्टॉक्स शेयर। ठीक है, इन्हीं लेवल्स की हम चर्चा कर रहे हैं और वैसे आपको अप्रोच करनी है। चलिए अब, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो अभी भी है मार्केट में, फार्मा, हेल्थ केयर स्पेस, साथ ही आपको प्राइवेट बैंक से साथ मिलता हुआ आरबीएल बैंक तो वायदा का टॉप गेनर बना हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस, टोरेंट फार्मा और पूरे स्पेस अगर आप देखें तो आज फोकस में। तो शुरुआत कर लेते हैं ट्रेड्स के। फिर सचिन जी और विकास जी हमारे साथ जुड़ते हुए। सचिन जी, विकास जी, स्वागत है आप दोनों का ही कार्यक्रम में। वेरी गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। सचिन जी, शुरुआत आपसे बताइए, इस वक्त के 2 ट्रेड्स क्या होंगे? गुड मॉर्निंग श्रेया, गुड मॉर्निंग वीरू जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट।
क्लियरली आई थिंक निफ्टी का अगर हम व्यू देखें तो लगातार 10 दिनों से मल्टीपल अटेम्प्ट्स हुए हैं इसकी क्लोजिंग 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर एस्टैब्लिश करने के, जो फेल होते हुए नजर आए। एंड जिस तरीके से डेटा शिफ्ट हो रहा है, जैसे वीरू जी ने बताया, 23,300 एक अहम हर्डल बन चुका है मार्केट के लिए। तो जब तक इसके ऊपर की क्लोजिंग आती नहीं है तब तक मुझे लग रहा है जो दबाव है अनवाइंडिंग का वो कंटिन्यूड रहेगा। एंड इसके वजह से लग रहा है कि 23,000 का जो लेवल है वो भी थोड़ा सा फ्रजाइल है। हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ये पर्टिकुलर लेवल भी वायलेट हो जाए। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स डिप्लॉय करने की ही सलाह होगी। जो दोनों स्टॉक आइडियाज है वो दोनों ऑन द शॉर्ट साइड है। पहला स्टॉक है LNT का। क्लियरली पिछले 3 दिनों का जो डेटा था वहां पर एक अनवाइंडिंग का प्रेशर नजर आया है। जिस तरीके से एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था 3900 का, वो इसने ब्रीच किया है। ओवरऑल एक्सपेक्टेशन यही होगी कि ये पर्टिकुलर मोमेंटम अभी जनरेट होगा लगभग अराउंड 3800 तक की डाउन साइड यहाँ पर अवेलेबल है। तो फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस डिप्लॉय करने की सलाह होगी। LNT के फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस आप 3930 पे लगाए ऑन क्लोजिंग बेसिस। इंट्राडे का पहला टारगेट होगा अराउंड 3840 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 3800 तक की डाउन साइड यहाँ पर अवेलेबल है। जो सेकंड काउंटर है, यहाँ पर भी एक अच्छे 4 दिन के कॉन्ट्रैक्टिंग रेंज का ब्रेकडाउन नजर आया है। स्टॉक का नाम है एम्बर एंटरप्राइजेस। जिस तरीके से ये पर्टिकुलर पैटर्न इवॉल्व हुआ है, एक बेरिश पेनेंट फॉर्मेशन है 60 मिनट्स चार्ट पे, जिसके प्रोबेबल टारगेट्स लगभग अराउंड 7240 के आसपास प्लेस्ड है। तो यहाँ पर भी फ्रेश शॉर्ट पोजीशन डिप्लॉय करने की सलाह होगी एम्बर के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको 7510 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड पोजीशंस को 7240 के आसपास रिव्यू करना है। ओके, एम्बर एंटरप्राइजेस आपका सेल है। विकास, आपके 2 ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो, दोनों ट्रेड जो है वो मेरे बाय साइड में रहेंगे, क्योंकि निफ्टी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन में ट्रेड करते हुए देखने मिल रहे हैं और यहाँ से एक पुल बैक रैली देख सकते हैं। सीजी पावर मुझे स्ट्रांग लग रहा है, जिस हिसाब से इसमें लास्ट कुछ दिनों में हमने देखा है कि एक साइडवेज मोमेंटम देखने मिला था 3 दिन में, और नीचे में 900 का इम्पोर्टेंट अभी यहाँ पे सपोर्ट बन चुका है, तो 900 के स्टॉप लॉस से इसको बाय किया जा सकता है। 950 के आसपास का एक अच्छा आपको यहाँ पे बनते हुए देखने मिल रहा है, तो सीजी पावर यहाँ पे बाय कॉल रहेगा। दूसरा मेरा बाय कॉल है फार्मा में से अरविंद फार्मा। यहाँ पे एक अच्छा आपको लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशनों में देखा था और एक रेंज में ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है, बट मुझे लगता है यहाँ से 1520 के टारगेट के लिए इसको बाय किया जा सकता है। 1440 का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाना, और 1 से 2 दिन में मुझे लगता है एक अच्छा आपको यहाँ पे अरविंद फार्मा में आते हुए देखने मिल सकता है, तो अरविंद फार्मा सेकंड मेरा बाय कॉल। सीजी पार और रोफामा। सीजी पार पे तो रिपोर्ट भी आई थी, हालांकि पूरे स्पेस पे आज एक बुलिश रिपोर्ट आई है मक्वेरी की, तो सीजी पावर भी अच्छा परफॉर्म करता हुआ। गाबा सर, आपकी 2 ट्रेड्स 10 के दमदार ट्रेड्स के लिए। मैं एक लॉन्ग और एक शॉर्ट दूंगा श्रेया। लॉन्ग रहेगा कोटक महिंद्रा बैंक, ट्रेड करे 388, स्टॉप लगाएंगे 386 का, सिर्फ 2 रुपए का, बहुत है। एंड टारगेट रहेगा करीब 392। बहुत ही क्विक शॉर्ट ट्रेड है। स्टॉक जो वीक नजर आता है वो है मुझे इन्फोसिस। कल शाम को मुझे लग रहे थे 2 कॉल अच्छे लगते शॉर्ट, एक इटर्नल था और एक इन्फोसिस। इटर्नल शॉर्ट दिया था मैंने, इन्फोसिस तो मिस किया, अब भी देता हूं इन्फोसिस। वीक 113 पर ट्रेड करा, 1013 पर ट्रेड करा इन्फोसिस। स्टॉप लगेंगे 1026 पर। डाउनसाइड जो रीसेंट लो हमने देखा है 1089 को, वो भी टेस्ट कर सकता है। तो आई थिंक विल ब्रेक 1100, फिर 1090 हो सकता है टारगेट। कोटक महिंद्रा बैंक का प्रकाश सर की चॉइस है। आशीष भाई जी, आपके 2 ट्रेड्स। जी वीरेंद्र जी, दोनों शॉर्ट साइड में रहेंगे। पहला जो ट्रेड रहेगा वो नौकरी पे सेल कॉल रहेगा। यहाँ पे गिरावट बढ़ते हुए देखने मिल रही है और कंटिन्यूसली लोअर लोज के पैटर्न बन रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे बिकवाली की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है और 970 का एसएल मेंटेन करे। नीचे में जो टारगेट रहेंगे इसके 940 और 920 तक के लेवल्स इसमें देखे जा सकते हैं। वीरेंद्र जी, दूसरा जो स्टॉक में खराब लग रहा है टेक महिंद्रा का, यहाँ पे भी गिरावट देखने मिल रही है, तो 1480 का स्टॉप लॉस लगाकर टेक महिंद्रा में बिकवाली की सलाह है। नीचे में जो टारगेट रहेंगे इसके 1420 और 1390 तक के भी लेवल्स इसमें देखे जा सकते हैं। चलिए, टेक महिंद्रा हो गया। चलिए अब बातचीत शुरू करते हैं। बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री वैभव सांघवी, CEO आस्क हेज सॉल्यूशंस के। वैभव जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। एक प्रश्न यही है, ये लाल रंग कब हमें छोड़ेगा और छोड़ने से पहले कितना निचोड़ेगा? कल वैभव जी बाजार का बिहेवियर जो नज़र आया ना, कल एम्फी के आंकड़ों में है ना, जो आपको धीमापन नज़र आया,
लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में आप स्लाइटली वरीड हैं क्या? सितंबर 2024 से हमारे इस पूरे डाउनसाइड को सिक्योर करने में बहुत हद तक डोमेस्टिक मनी का एक बड़ा हाथ रहा है अगेंस्ट ऑल सेल फिगर्स, वाइल्ड सेल फिगर्स फ्रॉम एफआईएस। उसके अगेंस्ट डीआईएस का एक बड़ा वाइल्ड बाइंग फिगर होता है, वो आपके डाउनसाइड को रिस्ट्रिक्ट करता है। इन नंबर्स से आपको क्या सजेशन मिल रहा है, मतलब कैसे रीड करना चाहिए इन नंबर्स को? आई थिंक यस, हमने देखा यस्टरडे के नंबर थोड़े उसमें गिरावट देखी हमने, बट एक मंथ के नंबर से मैं कंक्लूजन नहीं लूंगा फ्रॉम अ मीडियम टर्म टू लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। ऑफ कोर्स ड्यूरिंग द मंथ थोड़ी वॉलेटिलिटी आ सकती है, बट आई थिंक वंस मार्केट एक बार स्टेबलाइज हो जाता है और ग्लोबल सिचुएशन थोड़ी स्टेबलाइज हो जाती है तो ये फ्लो वापस रिज्यूम होना ही है। नाउ कितने पेज से रिज्यूम होता है, आगे जाके कैसा रुझान होगा, वो थोड़ा मुश्किल है कहना, बट अदरवाइज आई थिंक डायरेक्शन इज वेरी क्लियर। हाउस होल्ड सेविंग्स और फाइनेंशियल सेविंग से हम काफी इंक्रीज्ड एलोकेशन देख रहे हैं टुवर्ड्स इक्विटीज एज एन एसेट क्लास, सो उस हिसाब से ये कंटिन्यूड रहेगा। हालांकि मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आई थिंक ये कहना चाहिए कि इंडिया एक कैपिटल स्टार्व्ड इकोनॉमी है और हमें कांस्टेंट कैपिटल की जरूरत है टू ग्रो ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस, और अचीव करने के लिए जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा है 2047 तक हमें डेवलप्ड इकोनॉमी बननी है, तो उसके लिए काफी कैपिटल लगने वाला है। हर एक मेजर दिखना चाहिए कि हम कैपिटल कैसे बढ़ाएं, वो ऑन द डोमेस्टिक फ्रंट और फॉरेन फ्रंट। ओके वैभव जी, गुड मॉर्निंग। श्रेया बात कर रही हूँ। तो 2047 का जो लक्ष्य है एक विकसित भारत बनने का, उसके आगे तो हम कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसे में आपको क्या लगता है बाजार में कौन से स्पेस इस पूरे प्रोसेस को सपोर्ट कर सकते हैं? एक आध स्पेस जहां पर आप काफी बुलिश हो? अगर हम देखें तो जीडीपी कॉन्स्टिट्यूएंट देखते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग एज अ सेक्टर हमने इतनी अच्छी रिकवरी नहीं देखी है ओवर द लास्ट 25-30 इयर्स इन दैट सेंस एज अ परसेंटेज ऑफ द जीडीपी। और जिस हिसाब से मेजर्स लिए गए हैं फॉर द लास्ट 3 to 5 इयर्स इंक्लूडिंग मेक इन इंडिया प्रोग्राम, PLIs, और जिस हिसाब से फोकस आ रही है फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग स्टैंड पॉइंट, द ओवरऑल सेक्टर हमें लगता है कि ये ओवर द नेक्स्ट 10 to 15 इयर्स बेहतरीन रहेंगे। और अभी उसमें दिस अ वेरी वाइड सेक्टर एंड अ लार्ज सेक्टर, और उसमें काफी बिट्स एंड पीसेस हैं जहां हम टेलविंड्स भी और देख सकते हैं। से फॉर एग्जांपल, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा टूल है जो आएगा और रहने वाला है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो एनी एंसिलरी इंडस्ट्री रिलेटिंग टू से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और खास करके हम देखें तो डेटा सेंटर की बात करें तो ये हमें लगता है काफी बड़ी टेलविंड्स है, और जो भी इंडस्ट्रीज उसकी एंसिलरीज हैं हमें लगता है कि अच्छी तरह से अपॉर्चुनिटी दे पाएंगे। ये एक इंडस्ट्री है। सेकंड है बैंकिंग। हमें लगता है कि करंट प्रेशर जो हम बैंकिंग में देखे हुए हैं फॉर द लास्ट 1.5 to 2 years, वो मोर देन फंडामेंटल्स, आई थिंक वो टेक्निकल रीजन है जहां एफपीआई की काफी बड़ी ओनरशिप रही है, और इसके कारण हमने काफी प्रेशर देखा है इनकी क्वालिटी के कारण। फंडामेंटली दे हैव डन वेरी वेल, वैल्यूएशन कंप्रेस हुए हैं। सो मीडियम टू लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव हमें लगता है कि ये और एक सेक्टर है जो यहाँ से लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट्स में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। ओके अच्छा वैभव जी, एक प्रश्न और आपसे ये पूछूंगा, क्योंकि कई बार ना जहाँ पैसा बन रहा होता है वहाँ से एक रीजनेबल टाइम फ्रेम के अंदर और एक सही वक्त पे आपको निकलना भी बहुत ज़रूरी होता है। मेटल्स में ये साइकिल 1 साल की नहीं रही, 2 साल की नहीं रही, 6 साल की रही ऑलमोस्ट। 2020 से अगर आप देखें द शार्पेस्ट मूव एवर इन दिस सिक्लिकल स्पेस मेटल्स में, और मेरे ख्याल से कितना हुआ, महीने भर हुए, 15 दिन हुए इसके अनवाइंडिंग को और रिट्रेसमेंट को, और थोड़ा बहुत जो पेन बढ़ा है। क्या मेटल से एग्जिट करना चाहिए कि अगर आपका पोजिशनली अच्छा पैसा बनाया तो?
तो वीरेंद्र, अगर हम मेटल्स एज अ सेक्टर देखते हैं तो हमेशा हमारे लिए, बिकॉज इट इज हाईली सिक्लिकल और ट्रेडिंग आई मीन ओरिएंटेड सेक्टर, ये हम लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए नहीं देखते हैं। और अगर हम देखना भी है तो हम ऐसे तौर पे देखेंगे जहां उसकी प्राइस टू बुक वैल्यूएशन बिलो बुक मिलती है जनरली। सो एट दिस पॉइंट इन टाइम अगर हम प्राइस टू बुक के मल्टीपल्स देखते हैं और काफी और पैरामीटर्स को देखते हैं, तो आई थिंक दे आर ट्रेडिंग टुवर्ड्स द एक्सपेंसिव साइड और द रिचर साइड ऑफ द वैल्यूएशंस। ऑफ कोर्स मेटल प्राइसेस की टेलविंड है, स्प्रेड्स की टेलविंड है, बट ये आई थिंक टू सम एक्सटेंट फैक्टरिंग हुए हैं फ्रॉम द सेक्टर पर्सपेक्टिव। मैं ये कंटिन्यू व्यू रखूंगा कि ये सेक्टर ट्रेडिंग सेक्टर है रादर देन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ड्रिवन सेक्टर। सो इस हिसाब से कोई भी निवेशक को देखना चाहिए। ओके वैभव जी, अगर मैं मेटल से ही प्रेशियस मेटल्स पर पूछूं प्रश्न, गोल्ड और सिल्वर अपने हाई से काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं, तो जिन्होंने वो रैली मिस की, क्या एक मौका है इन लेवल्स पर वो सोचें गोल्ड एंड सिल्वर में निवेश का, या फिर थोड़ा और वेट करना चाहिए? आपका आउटलुक क्या कहता है? गोल्ड एंड सिल्वर में आई मीन फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव आई थिंक दिख रहा है कि थोड़ा मोमेंटम ब्रेक हुआ है। इन एडिशन टू दैट हमारा अप्रोच ये जनरली रहता है कि फ्रॉम अ पोर्टफोलियो स्टैंड पॉइंट अगर हम देखते हैं तो डाइवर्सिफिकेशन एक अच्छा टूल होता है टू सी टू दैट के अलग अलग मार्केट कंडीशन में योर पोर्टफोलियो इज काइंड ऑफ स्टेबलाइज्ड। सो टू सम एक्सटेंट हर एक हाउस होल्ड का गोल्ड एंड सिल्वर में नेचुरल एक्सपोजर्स रहे हैं आज तक। सो इंक्रीमेंटली कीप ऑन इंक्रीजिंग द गोल्ड probably doesn't warrant that kind of attention. So I would probably say कि वो पोर्टफोलियो अप्रोच से देखें rather than saying कि चलो भाव घट गए हैं तो probably यहाँ से हम और थोड़ा खूब खरीद लो। That would be not be my probably approach here. अच्छा वैभव जी, अभी तो मैंने आपसे फेरस नॉन फेरस पे बात करी, ये गोल्ड पे लग क्या रहा है? मैंने गोल्ड पे आपका सेंस क्या कह रहा है? क्योंकि गोल्ड ईटीएफ से भी थोड़ा सा पैसा एग्जिट हुआ है ना। अच्छा सॉरी मैं गोल्ड पर अगर आप देखें प्रश्न का उत्तर आप दे चुके हैं, मैं थोड़ा सा डेविएट करता हूँ, मैं एक थोड़ा सा मिड कैप में ड्रिफ्ट करता हूँ, है ना। सिंस मैं अभी कुछ देर से मेटल्स के बारे में पढ़ रहा था, केमिकल्स के बारे में पढ़ रहा था, एक और बास्केट जिसमें मेरे ख्याल से 2 क्वार्टर से नंबर्स फिर भी ठीक हुए थे, है ना, वो थे केमिकल। लुक एट एसआरएफ, यूपीएल अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, बट केमिकल पे आपका टेक क्या इस वक्त? केमिकल्स आई थिंक 2 important वेरिएबल्स है। वन कि चाइना का प्रोडक्शन सप्लाई कैसा है, और सेकेंड कि ओवरऑल ग्लोबल ग्रोथ कैसा है। ऑफ कोर्स द इनपुट प्राइसेस आल्सो मैटर। सो आवर टेक इज के बिकॉज के सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स काफी हैं, रॉ मटेरियल प्राइसेस एलिवेटेड हैं, तो मेटल और केमिकल प्राइसेस आई थिंक थोड़े एलिवेटेड रह सकते हैं। ऑफ कोर्स इट डजंट मीन कि सिस्टम वाइड इन्वेंट्री करेक्ट हुई है। सो लास्ट 2 क्वार्टर में हालांकि अच्छे नंबर्स आए हैं। हमारा फोकस एज अ फंड विल ऑलवेज बी के फ्रॉम अ फंडामेंटल स्टैंड पॉइंट कहाँ सुधर रहा है, इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल ग्रोथ सुधर रहा है, सिचुएशन स्टेबलाइज हो रही है। बिकॉज केमिकल सेक्टर ऐसा सेक्टर है, अगेन इट्स अ सिक्लिकल सेक्टर, बट इट्स अ सेक्टर में जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, ग्लोबल ग्रोथ होती है, वहां वो मैक्सिमम प्रॉस्पर करते हैं। लास्टली चाइना प्लस वन एक इन्वेस्टमेंट थीसिस भी रही है जनरली, बट आई थिंक it is yet to play out in our view. We will have to wait for the numbers to come into those kind of names, and then we'll probably take a call. ओके वैभव जी, मेरे पहले प्रश्न के उत्तर में आपने मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रा और ये पूरे पावर इक्विपमेंट के स्टॉक्स बताए या स्पेसेस बताएं कहें, और साथ ही आपने बैंकिंग स्पेस पर भी अपना नजरिया रखा था जहां पर आप पॉजिटिव हैं। ये फार्मा हेल्थ के स्पेस कैसा लगता है सर आपको? क्योंकि जब मार्केट कमज़ोर था तब भी इन सारे स्पेसेस ने सहारा दिया था, तो हाल फिलहाल में क्या आपने फार्मा और हेल्थ के में अपना एक्सपोजर बढ़ाया हो? क्या यहाँ पर आउटलुक आपका? श्रेया, आई थिंक फार्मा सेक्टर जब हम देखते हैं तो आई थिंक उसको हम सेग्रीगेट करें फ्रॉम जेनेरिक फार्मा विच इज यूएस बेस्ड, फार्मा कंपनीज विच आर लोकल एक्सपोजर बेस्ड, देयर हेल्थ केयर कंपनीज, एंड लास्ट के सीडीएमओस में अलग सेगमेंट से रखूंगा।
जिस हिसाब से पॉलिसी फ्रेमवर्क है वहां हमें लगता है कि सीडीएमओ एज अ सेगमेंट में काफी बड़ी टेलविंड है। एट द सेम टाइम हेल्थ केयर सेगमेंट में हमने अगर नतीजे देखे फॉर द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स तो आई थिंक वो इम्प्रूवमेंट काफी अच्छा दिख रहा है। और जब हम लास्टली जब जेनरिक फार्मा में एज अ स्पेस देखते हैं तो हम डिस्टिंक्टली 2 बकेट्स में डिवाइड करेंगे जो अभी तक रेवलीमेड एज अ ड्रग में उनको फायदा हुआ है, अच्छे नंबर्स आए हैं। हम उसको थोड़ा कॉशियस देखेंगे प्योरली बिकॉज उसकी अपॉर्चुनिटी अभी खत्म हो रही है। और 2 नॉन डेवलपमेंट जिसकी सेमाग्लोटाइड पे काइंड ऑफ अच्छा एक्सपोजर है, वहां हमें लगता है कि यहाँ से आगे अपॉर्चुनिटी बन सकती है। सो काफी बॉटम अप ड्रिवन सेक्टर है, बट टेलविंड्स अगर हम देखते हैं तो सीडीएमओ में हमें दिखते हैं। ओके अच्छा वैभव जी, हम डिफेंस पे आपसे इस मंच पे कई बार बात कर चुके हैं, है ना? लेकिन पिछले 6 महीने में, साल भर में ये बातें बहुत होने लगी हैं कि एग्जीक्यूशन रिस्क बहुत सारी कंपनियों को, इनफैक्ट कुछ कंपनियों पे अब सरकार ने पेनलाइज भी किया है कि आपने डिलीवरी टाइम पे नहीं करी ना। मैं स्टॉक स्पेसिफिक होकर नहीं बात करूंगा, पर आपको लगता है कि अब थोड़ा डिफेंस में भी आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा, जहां एग्जीक्यूशन रिस्क नहीं है, जहां एग्जीक्यूशन स्ट्रांग है, ऑर्डर बुक तो है ही लेकिन स्ट्रांग है, स्ट्रांग मार्जिन्स है, क्या उस पर फोकस कर रहे हैं? आई थिंक मैक्रो पर्सपेक्टिव अगर हम देखते हैं तो जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी फ्रॉम अ जियोपॉलिटिक्स स्टैंड पॉइंट हो रहा है फ्रॉम अ ग्लोबल स्टैंड पॉइंट, आई थिंक हर एक कंट्री का डिफेंस बजट आई थिंक इज गोइंग टू रिमेन एलिवेटेड। अगर डिफेंस बजट्स एलिवेटेड रहने वाले हैं तो हमें लगता है कि डिफेंस कंपनीज फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव विल स्टिल काइंड ऑफ मेक वे टू द पोर्टफोलियोज। ऑफ कोर्स फ्रॉम बॉटम अप पर्सपेक्टिव जैसे आपने कहा, एग्जीक्यूशन इज गोइंग टू बी पैरामाउंट। सो जो कंपनीज जिसका मार्केट अच्छा है और एग्जीक्यूशन साथ में इक्वली गुड है, तो आई थिंक वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए फ्रॉम अ नंबर स्टैंड पॉइंट। और आई थिंक मेरिट बनता है एज अ सेक्टर फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव टू कीप इट इन द पोर्टफोलियो। ओके, बहुत शुक्रिया वैभव जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के इतनी अच्छी तरीके से जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ना हैव अ ग्रेट डे अहेड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और हमने सुना वैभव जी को डिफेंस स्पेस को लेकर उनकी राय, साथ ही वो बैंक्स और फार्मा स्पेस को लेकर भी काफ़ी बुलिश साउंड कर रहे थे, साथ ही ये पूरा जो इंफ्रा और पावर इक्विपमेंट वाले स्टॉक्स हम डिस्कस करते हैं वहाँ पर भी काफ़ी बुलिश थे। तो एक बार एक स्टॉक पर राय लेना चाहूँगी। विकास जी, आप देखिए स्टॉक सीमेंस एनर्जी, और बताइए इस पर्टिकुलर काउंटर में अच्छे रिटर्न्स मिले हैं, ब्रोकरेजेस के भी बुलिश हैं, वैभव जी भी काफ़ी मतलब पॉजिटिव साउंड कर रहे थे, 1% ऊपर है इस मार्केट में भी, क्या राय इस पर्टिकुलर काउंटर पर इन लेवल्स पर? देखो श्रेया, ऑलरेडी इसमें एक हमने देखा था कि टॉप बनने के बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट देखने मिला है, लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे देखने मिल रहा है 3460 के आसपास का। मुझे लगता है कि यहाँ से वापस एक पुल बैक रैली देखने मिल सकती है टुवर्ड्स 3740 के आसपास के। तो अगर ये वापस ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन सस्टेन करता है तो एक ऊपर में 3740 के आसपास का एक अपमूव यहाँ पे देखने मिल सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। और लॉन्गर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो यहाँ पे अभी भी एक पोटेंशियल है इस काउंटर में कि ऊपर की जो नियर टर्म जो हाई बने थे उसको ब्रेक कर सकता है। और सेटअप वीकली चार्ट पे बहुत स्ट्रांग है अभी भी, तो लॉन्ग टर्म के लिए यह स्टॉक अभी भी बढ़िया है। लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव सीमेंस एनर्जी। पार इंडिया यानी कि हिताची एनर्जी अब वायदा का टॉप गेनर बना है 2% के से ज़्यादा की तेज़ी के साथ, अब वायदा का टॉप गेनर। सचिन जी, डीमार्ट पे मेरा प्रश्न है आपसे, क्योंकि कल देखा था हमने डीमार्ट में अच्छी तेज़ी थी और आज फॉलो बाइंग नज़र आ रही है लगभग 1% ऊपर। क्या यहाँ पर आप देख सकते हैं मुनाफा बढ़ेगा जो निवेशित हैं इस पर्टिकुलर काउंटर में? क्या राय बन रही है इन लेवल्स पर? श्रेया जी, यहाँ पर 4000 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। उस पर्टिकुलर लेवल को 2 बार इसने रिविजिट किया है एंड कहीं जाकर वहीं से एक अच्छी रिकवरी भी बन रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अक्यूमुलेशन का ही डेटा है, बट अगर हम मोमेंटम के लिहाज से देखें तो आई थिंक एक काफी सीवियर रेजिस्टेंस है स्टॉक को लगभग अराउंड 4180 के आसपास का। आई थिंक ये जब तक ये पर्टिकुलर हर्डल वायलेट नहीं होता ऑन द हायर साइड, तब तक मुझे लग रहा है एक डायरेक्शनल अपमूव की गुंजाइश नहीं रखनी चाहिए। फिलहाल तो पिछले 3 हफ्तों से एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस इन प्रोग्रेस है,
तो हो सकता है कि अगले कुछ दिनों के लिए स्टॉक इसी पर्टिकुलर रेंज में थोड़ा सा ऑस्किलेट करे, एक रेंज बाउंड मोड में रहे। सो 4000 अगर ब्रेक हो जाता है तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है एक कॉशियस स्टांस लेने की जरूरत होगी। एल्स मुझे लग रहा है थोड़ा सा टाइम कंसोलिडेशन यहाँ पर हो सकता है 4180 से लेके 4000 के रेंज में। तो अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर बनी हुई है तो 3980 के क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन करें। बट मोमेंटम मुझे लग रहा है 4180 के ब्रेकआउट के बाद नजर आ सकता है, तो उस लेवल के लिए वेट करें फर्दर एडिशंस पे। 4180 का इंपॉर्टेंट लेवल, वो अगर ब्रीच होता है ऊपर साइड तो और एक अच्छी तेजी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए एवेन्यू सुपरमार्ट्स पर व्यू हो गया, अब मार्केट टेक्निकल्स पर चर्चा के लिए कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान जुड़े हैं हमारे साथ। श्रीकांत जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले तो आउटलुक निफ्टी और बैंक निफ्टी पर ही जानना चाहूंगी। रिकवरी की कोशिश में है, मात्र 36 अंक नीचे रह गया निफ्टी, और बैंक निफ्टी में तो हरियाली 105 अंक ऊपर। क्या व्यू बन रहा है? गुड मॉर्निंग श्रेया जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बिल्कुल देखिए, अगर मार्केट के पिछले 3 दिनों के ट्रेंड को देखें तो यहाँ पे एक बात काफी क्लियरली नजर आ रही है कि ये जो मार्केट है वो लोअर लेवल्स पे थोड़ी बाइंग अट्रैक्ट कर रहा है। जो सेफ हेवन्स है जैसे कि BFSI सेक्टर है, वहां पे हमने अच्छी एक्टिविटी देखी है जो इनफैक्ट मार्केट को स्ट्रेंथ सप्लाई कर रहा है। बेस्ड ऑन दैट मुझे लगता है कि जब तक मार्केट 23,000 के लेवल्स को नहीं तोड़ता क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक मुझे लगता है कि मार्केट इसी 23,000 और 23,500 के रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आएगा। बैंक निफ्टी ने भी 54,500 55,000 के लेवल्स को होल्ड किया हुआ है, इंडिकेट कर रहा है कि ये भी 56,000 तक जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं वहाँ पे मोमेंटम काफी अच्छा है। HDFC बैंक की अगर बात करें तो वहाँ पे मोमेंटम मिसिंग है, लेकिन एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, वहाँ पे मोमेंटम बहुत ही स्ट्रांग है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कुछ PSU बैंक्स में एक्टिविटी है। मुझे लगता है कि इन्हीं बैंकों के सहारे और कुछ बाकी ब्रॉडर मार्केट में जो एक्टिविटी आ रही है उसके सहारे हमें लगता है मार्केट वापस से एक बार 23,400 23,500 तक आ सकता है। ओके चलिए, तो ये बात होगी बॉर्डर इंडस्ट्रीज पर और स्टॉक्स पे। अच्छा, ये IT को फर्दर शॉर्ट कर रहे हैं क्या? शॉर्ट एंड हायर लेवल्स IT पे आप लोगों ने अप्रोच कर रखी है। मतलब मैं ये प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूँ श्रीकांत जी, एक तो 27,764 पे अब जो सबसे बड़ा रिस्क है कि आप मई के लोज को भी वायलेट करने जा रहे हैं। जिस प्रकार का प्रेशर 31-30 हज़ार की रेंज से आया, आपका ठीक क्या बन रहा है इस पे? नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा था कि यहाँ पे एक अच्छा पॉजिटिव डाइवर्जेंस बना है और उसमें रिकवरी आई थी, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड सेल ऑफ उसके नेक्स्ट डे ही बना और फिर वापस IT स्टॉक्स गिरे हैं। बट मुझे लगता है कि ये डाइवर्जेंस अभी भी बरकरार है और शायद पॉसिबल है कि हम 27,000 को तोड़ भी सकते हैं निफ्टी IT इंडेक्स। लेकिन उसके बाद भी मुझे लगता है कि जो सेल ऑफ रहेगा वो काफी ग्रेजुअल रहेगा, या तो शायद रिकवरी भी बन सकती है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि अभी इन लेवल्स पे इन स्टॉक्स को शॉर्ट करने में कोई बड़ा गेन मिलेगा ऐसे नहीं लग रहा है। पॉसिबल है कि अंडर परफॉर्मेंस हमें देखने मिल सकता है। अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक रहे तो कुछ एक स्टॉक्स में परफॉर्मेंस भी देखने मिल सकता है, ऐसा हमारा व्यू है। तो हम शॉर्टिंग की तो एडवाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिलेक्ट स्टॉक्स जैसे कि इन्फोसिस है, कोफोर्ज है, यहाँ पे हमें लगता है कि बुलिश व्यू रखना चाहिए और करेक्शन में इन स्टॉक्स को ऐड करना चाहिए, अक्यूमुलेट करना चाहिए। चलिए श्रीकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर निगाह रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। मीनवाइल जिस शब्द को कहते हैं ना आप स्ट्रेंथ, वो है निफ्टी बैंक, और जिसे कहते हैं साइडवेज बट स्टिल आई मीन गिविंग ह्यूज रिस्पेक्ट टू द लेवल्स, वो है निफ्टी। 23,000 23,100 काम कर गया निफ्टी बैंक, स्टिल एट डे हाई। चलिए वे काम करते हैं, इस कार्यक्रम को एक विराम देते हैं और बाकी आपकी कोई समस्या है उसका आप निवारण चाहते हैं तो उसका निवारण करेंगे श्रेया और कंचन, है ना? तैयार एकदम टीम। छोटे से अंतराल के बाद ट्रेडर्स हॉटलाइन देखिए। मैं मिलूंगा आपसे 12 बजे, तब तक के लिए नमस्कार।